हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट। तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में हम लोगों ने बता दिया था रसारोहण क्या है। मूलरोम के द्वारा पानी के अवशोषण के बाद जाइलम द्वारा पादप के ऊपरी भागों तक जल के परिवहन की जो क्रिया थी वो क्या कहला रही थी भाई, रसारोहण। इसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी पढ़ लिया था कि गुलमेंती पादप पे क्या किया गया, प्रैक्टिकल किया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि रसारोहण की क्रियाविधि हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए। आज हम उन सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से अपना जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप को समझाने के लिए मुख्य रूप से तीन सिद्धांत दिए गए। फर्स्ट था अपना वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी हिंदी में बोला जाता है जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत। सेकंड जो था अपना रूट प्रेशर थ्योरी या मूल दाब सिद्धांत। रूट प्रेशर थ्योरी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मूल दाब सिद्धांत। और जो थर्ड था अपना वो था अपना फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत। फिजिकल फोर्स थ्योरी या भौतिक बल सिद्धांत। ठीक है, अब हम उनके बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो अपना वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या जैव बल सिद्धांत के अनुसार पादप की जो पादप में जल अवशोषण की जो क्रिया होती है वो डिपेंड करती है उसकी जैविक क्रिया पर। किस पे डिपेंड करती है भाई? उसकी जैविक क्रिया के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, और पौधों में रसारोहण तने की जीवित कोशिका में किसमें होगा भाई, हमेशा वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि तने की जीवित कोशिका में होने वाली क्रियाओं के कारण क्या उत्पन्न होता है, वाइटल फोर्स उत्पन्न होता है। अकॉर्डिंग टू हम लोग पढ़ रहे हैं क्या भाई, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो क्या है जैव बल सिद्धांत? यह कैसी क्रिया है? पादपों में रसारोहण एक जैविक क्रिया है, जैविक क्रिया है। ठीक है, जो किसमें होता है, पादपों की जीवित क्रिया कोशिकाओं में, पादपों की लिविंग सेल में होने वाली क्रिया के दौरान, होने वाली क्रिया के दौरान एक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भाई? एक बल उत्पन्न होता है। क्रिया के दौरान एक बल उत्पन्न होता है, उस बल को क्या कहते हैं, जैविक बल। जैविक बल के परिणाम स्वरूप होती है। क्लियर है? जैविक बल द्वारा होती है। ठीक है, तो ये क्या था अपना वाइटल फोर्स थ्योरी। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, रसारोहण की जो क्रिया है वो जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब यह जो क्रिया होती है वो ऑलवेज होगी इन लिविंग सेल। और लिविंग सेल में भी किस प्रकार से होगी कि इनके द्वारा या जीवित कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है। किस, कौन सा बल? जैविक बल। और जैविक बल के द्वारा यह क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। मतलब पादपों में जल अवशोषण होकर अन्य भागों तक पहुंचता है। क्लियर है इतनी बात? अब इस सिद्धांत के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए। फर्स्ट जो सिद्धांत दिया वो दिया गोडलेवस्की ने। किसने दिया भाई? गोडलेवस्की ने
वाइटल फोर्स थ्योरी को समझाने के लिए एक थ्योरी दी जिसे बोला जाता है रिले पंप थ्योरी। रिले पंप सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया भाई? गोडलेवस्की के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू रिले पंप थ्योरी, पादपों की जो जीवित कोशिकाएं है, मुख्य रूप से जो जल व खनिज लवणों का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जाइलम की। ठीक है, तो जाइलम की जीवित कोशिकाओं में और मज्जा रश्मियों में, किसके में भाई? जाइलम की जीवित कोशिकाओं में और मज्जा रश्मियों में परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। जीवित कोशिकाओं में व मज्जा रश्मियों में, मतलब मेडुलरी रेज में क्या होते हैं? परासरण दाब। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कि जल को अवशोषित करने के लिए जो दाब लगाया जाता है। ठीक है, मज्जा रश्मियों में परासरण दाब द्वारा या फिर परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं। परासरण दाब में क्या होते हैं भाई? आवर्ती परिवर्तन। मतलब इनमें कंटिन्यू क्या चलती रहती है? फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, आवर्ती चलती रहती है, और इन आवर्तियों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? रसारोहण की क्रिया संपन्न, जिससे रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? क्या बताया भाई इन्होंने? जीवित कोशिकाओं मज्जा रश्मियों में परासरण दाब में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, जिससे कौन सी क्रिया संपन्न होती है? रसारोहण। ये किसके अकॉर्डिंग था? रिले पंप थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो किसने दी भाई? गोडलेवस्की ने। क्लियर है? इसी प्रकार सेकंड एक साइंटिस्ट थे सर जेसी बोस। सर जेसी बोस, उन्होंने दिया था पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी हिंदी में बोला जाता है निस्पंदन सिद्धांत। किसने दिया भाई? जेसी बोस द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया? वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए सेकंड जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी भाई पल्सेशन थ्योरी। किसने दी? जेसी बोस ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जेसी बोस ने क्या बताया भाई? कि जो रसारोहण की जो क्रिया होती है पादपों की अंतस त्वचा, मतलब एंडोडर्मिस और कोर्टेक्स के मध्य होती है। किसके कारण, किसमें हो रही है भाई? अंतस त्वचा व कोर्टेक्स के मध्य हो रही है। इस दौरान क्या होता है कि इसमें रिदमिक पल्सेशन होता रहता है, मतलब लयबद्ध निस्पंदन होता रहता है। लयबद्ध निस्पंदन के कारण इसमें क्या होता है? कंटिन्यू रसारोहण की क्रिया बनी रहती है। मतलब अंतस त्वचा में और कोर्टेक्स पार्ट में लयबद्ध निस्पंदन होता है या रिदमिक पल्सेशन होता है। ड्यू टू दिस रीजन इनमें कौन सी क्रिया संपन्न होती है? रसारोहण की क्रिया। क्लियर है? इसी प्रकार वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए थर्ड जो थ्योरी दी गई वो दी गई थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने दी थी भाई? स्ट्रासबर्गर ने दी 1801 में। स्ट्रासबर्गर 1801 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि जो रसारोहण की जो क्रिया है वो एक जैविक क्रिया नहीं है। किसने बताया भाई? स्ट्रासबर्गर ने। क्या बताया? रसारोहण क्रिया कैसी क्रिया नहीं है? जैविक क्रिया नहीं है। उन्होंने इस बात को एक प्रैक्टिकल के थ्रू आउट एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। उन्होंने बताया, उन्होंने पादप के कटे भाग को, एक पादप लिया, उसके एक भाग को लिया और उसे पिक्रिक एसिड में डुबो दिया। किसमें भाई? पादप के कटे भाग को किसमें डिप कर देते हैं? पिक्रिक एसिड में। ठीक है, अब क्या रिजल्ट देखते हो? पिक्रिक एसिड में डुबो दिया। ठीक है, पिक्रिक एसिड में डुबो देने से क्या होता है कि जैसे पादप के कटे भाग को पिक्रिक एसिड में डुबोया जाता है तो उसकी जो सेल होती है वो डेड हो जाती हैं।
ठीक है। पिक्रिक एसिड में डुबोने के बाद उसे डुबो दिया जाता है इयोसिन घोल में। किस में डुबो दिया जाता है भाई? इयोसिन घोल में डुबो दिया जाता है। इयोसिन घोल जो होता है एक प्रकार की स्टेनिंग मैटर होता है। कैसा मैटर होता है? स्टेनिंग मैटर होता है, जिसके कारण इयोसिन के कारण भी रेड कलर हो जाता है। ठीक है। इयोसिन घोल में डुबोने के बाद वो देखते हैं कि पादपों की पत्तियों तक या शिराओं का जो रंग होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने प्रूव किया कि जो पादपों में रसारोहण की जो क्रिया है वो जैविक क्रिया नहीं है, मतलब जीवित कोशिकाओं में संपन्न होने वाली क्रिया नहीं है। मतलब इनका जीवित कोशिकाओं से कोई भी मतलब नहीं होता, मतलब कोई भी इनसे क्या है, बिना जीवित कोशिका के भी रसारोहण की क्रिया होगी, मतलब यह एक जैविक क्रिया नहीं है। उन्होंने सिद्ध किया। कैसे किया? उन्होंने क्या किया, पादप के कटे भाग को किस में डुबो दिया? पिक्रिक एसिड में। पिक्रिक एसिड में डुबोने के बाद हम लोगों को पता है पिक्रिक एसिड में अगर हम किसी भाग के सेल्स को डुबो रहे हैं तो उससे उसकी सेल्स क्या हो जाएंगी? डीएक्टिव, ये डेड हो जाएंगी। उसके बाद उसे किस में डुबोया? इयोसिन घोल में। और रिजल्ट देखते हैं कि शिराओं तक रेड कलर हो जाता है। रीजन क्या था? कि रसारोहण की क्रिया हुई। तो उन्होंने बताया कि पिक्रिक एसिड में सेल को डुबो देने के बाद या कटे हुए भाग को डुबो देने के बाद सेल के मरे होने के बाद भी शिराओं तक रसारोहण की क्रिया हुई। इससे प्रूव होता है कि इट इज नॉट ए वाइटल एक्टिविटी, मतलब यह एक जैविक क्रिया नहीं है। तो ये किसने समझाया भाई? स्ट्रासबर्गर ने। क्लियर है? तो ये थी हमारा स्ट्रासबर्गर की थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रूट प्रेशर थ्योरी।